प्रिय विद्यार्थियों, सादर नमस्कार। वन लाइनर कक्षा 10वीं के अभी हम समझ रहे हैं। इसी के अंतर्गत आज हम जाति, धर्म और लैंगिक मसले अध्याय को समझेंगे। ये हमारी लोकतांत्रिक राजनीति की पुस्तक में है, जाति, धर्म और लैंगिक मसले। तो यहाँ पर सबसे पहली जो लाइन है कि लैंगिक विभाजन सामाजिक अपेक्षाओं पर आधारित है। विद्यार्थियों, इस लाइन को समझना थोड़ा ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि यहाँ हम लैंगिक विभाजन की बात कर रहे हैं। तो मुख्य रूप से जो लैंगिक विभाजन है वह कोई जैविक अंतर पर नहीं, बल्कि सामाजिक अपेक्षाएं जैसे कि रूढ़िवाद, सांस्कृतिक धारणाओं पर आधारित है, जहाँ समाज में पुरुषों और महिलाओं के लिए अलग अलग भूमिकाओं और कार्य और जिम्मेदारी तय करता है। जैसे यहाँ पर सोच है भारत में कि घर के काम महिलाओं के लिए और बाहर के काम पुरुषों के लिए, जिसमें अक्सर असमानता और भेदभाव पैदा होता है। तो हम ये जानते हैं, हमारे यहाँ पर, हमारे समाज में, हमारे परिवेश में यह लैंगिक विभाजन की स्थिति हमें देखने को मिलती है। तो यह लाइन हमें याद रखना है कि लैंगिक विभाजन सामाजिक अपेक्षाओं पर आधारित है। अगली लाइन है जिसमें लिखा हुआ है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर 73% थी। विद्यार्थियों, आपको वर्ष 2011 ही मिलेगा अभी, क्योंकि प्रत्येक 10 वर्ष बाद जनगणना होती है, लेकिन 2021 में जनगणना हुई नहीं है। इसलिए अंतिम बार जो जनगणना हुई है 2011 में हुई है। इसलिए आपको 2011 की जनगणना के अनुसार हमें बहुत कुछ जानकारी याद रखना है, उसको ही समझना है। तो पहली लाइन, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर 73% थी। यानी साक्षरता दर पूछी जाए तो कितनी थी? 73%। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में पुरुषों की साक्षरता कितनी? 76% है। महिलाओं का प्रतिशत अलग है, जो हम अगली पीपीटी में समझेंगे। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार लिंग अनुपात 943/1000 है। यानी 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी है? 943 है। आगे हम देखते हैं कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार देश की आबादी में अनुसूचित जनजातियों का हिस्सा 8.6% था। 2011 की जो जनगणना हुई उसमें जो अनुसूचित जनजाति, जिन्हें हम एसटी कहते हैं, उनका हिस्सा कितना? 8.6% था। धर्म के आधार पर भेदभाव न करने वाले व्यक्ति को धर्मनिरपेक्ष कहते हैं। प्रश्न आ सकता है, पूछा जा सकता है कि धर्मनिरपेक्ष क्या है? तो धर्म के आधार पर भेदभाव न करने वाले व्यक्ति को धर्मनिरपेक्ष कहते हैं। आगे हम बात करते हैं, महिलाओं के लिए पंचायतों में 1/3 स्थान आरक्षित हैं। जो पंचायत हैं उनमें 1/3 स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित कर दिए गए हैं। भारत की आबादी में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़ी जातियों का हिस्सा लगभग 2/3 है। 2/3 भाग इनका है। किनका? एससी, एसटी और ओबीसी का है। जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय समाज द्वारा स्त्री पुरुष को दी गई असमान भूमिकाओं से है। एक बार और समझ लेते हैं कि जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं, कि लैंगिक विभाजन की हम चर्चा करें, बात करें, तो हमारा अभिप्राय क्या है? समाज द्वारा स्त्री पुरुष को दी गई असमान भूमिकाओं से है। अभी हमने शुरू में चर्चा भी करी थी कि जैसे घर के बाहर के काम पुरुष करेंगे और घर के अंदर के, चार दीवारी के अंदर के काम स्त्रियां करेंगी। ये लैंगिक विभाजन के अंतर्गत आता है। आगे हम बात करेंगे, जातिवाद पर आधारित सामाजिक विभाजन सिर्फ भारत में ही है। विद्यार्थियों, जो जातिवाद है वह केवल ऐसा विभाजन भारत में ही है, हमारे देश में ही है, जातिवाद पर आधारित सामाजिक विभाजन। एक और बात है जिसमें कहा गया है कि भारत में औसतन एक स्त्री एक पुरुष की तुलना में रोज 1 घंटे ज्यादा काम करती है। आपकी एनसीईआरटी की पुस्तक में सब लिखा हुआ है बच्चों, कि यहाँ पर लिखा है कि एक स्त्री एक पुरुष की तुलना में रोज 1 घंटे ज्यादा काम करती है। भारत में राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व 8% से अधिक है। जो भारत में राज्यों की विधानसभा है उसमें जो महिलाओं का प्रतिनिधित्व है वो कितना? 8% के से थोड़ा सा अधिक है।
वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार प्रति 1000 बालकों पर बालिकाओं की संख्या 919 थी। यहाँ पर वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार प्रति 1000 बालकों पर महिलाओं की जो संख्या है वह कितनी? प्रति 1000 बालकों पर बालिकाओं की संख्या 919, और हमने शुरू में एक जगह पढ़ा था 943, उसको एक बार देख लेते हैं। यहाँ लिखा लिंग अनुपात, यानी कुल पुरुष और महिलाओं का प्रतिशत यहाँ बताया गया 943 है, लेकिन यहाँ पर यदि हम बालकों की बात करें, बालिकाओं की बात करें, तो उनका जो प्रतिशत है प्रति 1000 बालकों पर बालिकाओं की संख्या कितनी? 919 थी। आगे बात है कि निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। जो निर्वाचन आयुक्त, जिसे हम चुनाव आयुक्त भी कहते हैं, जिनका दायित्व देश में चुनाव कराने का होता है, जो लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव होते हैं, वह निर्वाचन आयुक्त की निगरानी में ही होते हैं। तो इनकी नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। अगला कथन है कि भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना वर्ष 1906 में हुई। अगला कथन, हमारे देश में सभी स्त्री पुरुष जिनकी आयु 18 वर्ष है, 18 वर्ष या 18 वर्ष से अधिक है, उन्हें वोट देने का अधिकार है। इसे ही वयस्क मताधिकार कहते हैं। बच्चों, अगला कथन है कि भारत में बहुदलीय प्रणाली प्रचलित है। बहुदलीय से मतलब यहाँ पर एक दल दो दल नहीं, बल्कि बहुत सारे दल हैं, इसलिए यहाँ पर बहुदलीय प्रणाली प्रचलित है। अगला कथन है भारत में चुनाव आयोग द्वारा संपन्न कराए जाते हैं। अभी मैंने आपको बताया भी था कि जो चुनाव आयोग है, निर्वाचन आयोग है, उसके द्वारा चुनाव कराए जाते हैं। लैंगिक विभाजन की राजनीतिक अभिव्यक्ति और इस सवाल पर राजनीतिक गोलबंदी ने सार्वजनिक जीवन में औरतों की भूमिका को बढ़ाने में मदद की है। कथन थोड़ा बड़ा है, फिर से दोहरा दे रहा हूं कि लैंगिक विभाजन की राजनीतिक अभिव्यक्ति और इस सवाल पर राजनीतिक गोलबंदी को हम एकजुटता भी कह सकते हैं कि राजनीतिक एकजुटता ने सार्वजनिक जीवन में औरतों की भूमिका को बढ़ाने में मदद की है। महिलाओं में साक्षरता की दर 2011 के अनुसार 54% और पुरुषों में जो साक्षरता प्रतिशत है वो 76% है। वर्ष 2011 के अनुसार आज भी उच्च पद पर, यानी ऊंचे पद पर, बड़े पदों पर उच्च पद प्राप्त महिलाओं की संख्या पुरुषों की अपेक्षा कम है। यानी जो बड़े पद हैं, जो प्रशासनिक पद हैं, उन पर पुरुषों की संख्या ज्यादा है, महिलाओं की संख्या कम है। समान मजदूरी से संबंधित अधिनियम में कहा गया कि समान काम के लिए समान मजदूरी दी जाएगी। आज के परिवेश में थी यह कथन असत्य है। समान काम के लिए समान मजदूरी दी जाएगी, यह आज के समय के लिए जो तर्क दिया गया है, यहां पर लिखा यह कथन असत्य है। भारत में विधायिका में महिला प्रतिनिधियों का अनुपात बहुत कम है। विधायिका से मतलब, भारत की विधायिका से मतलब भारत की संसद से, कि भारत की संसद में महिला प्रतिनिधियों का अनुपात बहुत कम है। भारत में पंचायती राज के अंतर्गत 1/3 पद पर महिलाओं के लिए आरक्षित कर दिए गए हैं, यानी उन पदों पर 1/3 पदों पर केवल महिलाएं ही चुनाव लड़ सकेंगी। महिला संगठनों की मांग है कि लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं की भी 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होना चाहिए। जो महिला संगठन है उनकी मांग है कि लोकसभा और राज्यसभा की जो 1/3 सीटें हैं उन पर महिलाओं के लिए आरक्षित होना चाहिए। वर्ण व्यवस्था अन्य जाति समूह से भेदभाव और उन्हें अपने से अलग मानने की धारणा पर आधारित है। जो वर्ण व्यवस्था है, अन्य जाति समूह से भेदभाव और अपने से अलग मानने की धारणा पर आधारित है। लोकसभा में महिला सांसदों की संख्या पहली बार वर्ष 2019 में 14.36% तक पहुंची थी। सांप्रदायिक किसे कहते हैं? तो धर्म को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाले को हम सांप्रदायिक कहते हैं। धर्मनिरपेक्ष व्यक्तियों के बीच धार्मिक आस्था के आधार पर भेदभाव न करने वाला व्यक्ति धर्मनिरपेक्ष कहलाता है। एक बार फिर देख लेते हैं, व्यक्तियों के बीच धार्मिक आस्था के आधार पर भेदभाव न करने वाले व्यक्ति को हम धर्मनिरपेक्ष कहते हैं। लिंग और धर्म के आधार पर आधारित विभाजन। दुनिया भर में भारत में विभिन्न धार्मिक समुदाय की आबादी, यहाँ पर हम भारत में जो विभिन्न समुदाय हैं, धार्मिक समुदाय हैं, उनकी आबादी की बात करेंगे। यहाँ पर
धार्मिक समुदाय और प्रतिशत लिखा है। हिंदू, जो धार्मिक समुदाय हिंदू हैं, वह 79.8% हैं। यहाँ पर ये पहला अक्षर जो लिखा है वो एक लिखा है, वो एक नहीं है, उसे आप साथ पढ़िएगा, 79 कहेंगे यहाँ पर। 79.8%, यानी कि 79.8% हिंदू हैं, जबकि मुस्लिम आबादी कितनी है? 14.2% हैं। ईसाई 2.3% हैं। सिख 1.7% हैं और अन्य 2% हैं। इस अन्य में जैसे बौद्ध धर्म के जो अनुयायी हैं वो लगभग 0.7% रहते हैं। जैन धर्म के मानने वाले 0.4% हैं। ये सब अन्य में शामिल हैं। तो यहाँ पे आप ये थोड़ा सा बदलाव कर लीजिए, लिखा 19 है, आपको पढ़ना है 79.8%। तो विद्यार्थियों, मैंने आपको आज जो हमारा अध्याय था जाति, धर्म और लैंगिक मसले, इसके वन लाइनर को समझाने का प्रयास किया है। आशा करता हूँ जानकारी अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले अध्याय में। तब तक के लिए नमस्कार।